हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चौथा चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे धारा क्या होती है, ओम्स लॉ क्या होता है, किरचॉफ लॉ क्या होता है, उनकी एप्लीकेशंस कैसे यूज होती हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि विद्युत धारा होती क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। देखिए, हम बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा की। विद्युत धारा की बात कर रहे हैं, मीन्स हम बात कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम डिनोट करते हैं इसको आई से। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब आवेश के प्रवाह की दर को बोलते हैं विद्युत धारा। प्रवाह की दर बोल रहा है, आवेश के प्रवाह की। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। दर है, दैट मीन्स क्या कि समय के सापेक्ष आवेश कितना ट्रेवल किया, कितना गया, उसे बोला गया विद्युत धारा। मात्रक क्या हो जाएगा? क्यू क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलम। टी समय यानी सेकेंड, क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकेंड। और इसको कंबाइन रूप से अपन लिख देते हैं एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक आ गया एम्पियर। अब प्रश्न आता है कि एक एम्पियर क्या होता है। एक एम्पियर को डिफाइन करिए, एक एम्पियर क्या होता है। तो देखो, अगर अपन इसे डिफाइन करें तो एम्पियर क्या है? करंट का मात्रक। तो हम कह सकते हैं एक सेकंड में, देखिएगा बेटा, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर हम डिफाइन कर रहे हैं एक एम्पियर। तो क्या कह रहा है? t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर, एक सेकेंड पर एक कूलम चार्ज, एक सेकंड पर एक कूलम चार्ज जितनी धारा प्रवाहित करेगा वही हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगा, विद्युत धारा कहलाएगा। क्या होगा? आई इक्वल्स टू 1/1, दैट इज 1। ये हो गया 1 एम्पियर। क्लियर है इतनी बात? विद्युत धारा क्लियर है अपन को। अब आगे देखते हैं। विभव क्या होता है? ठीक है, विभव की चर्चा हम लोगों ने कर ली है, लेकिन फिर से एक बार समझते हैं विभव क्या होता है। विभव होता है किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, कहलाता है विभव। ठीक है, तो यहां पर एक नियम आता है, उसे बोलते हैं ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं? ओम का नियम, ओम्स लॉ। इंपॉर्टेंट है, इसी के बेसिस पे आपको कई सारे क्वेश्चन करने होंगे। ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी भी वायर में सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हैं, नियत हैं, तो जो विभव होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा विद्युत धारा के। दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन देख रहे हो आप, समानुपाती का चिन्ह देख रहे हो, इसे जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है, जिसे बोला गया R। तो एक फॉर्मूला बनता है V इक्वल्स टू IR। आर क्या है? आर है हमारा प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। आर क्या है? प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। यहां से अगर अपन देखें तो आर क्या आ जाएगा? आर हो जाता है V/I। यूनिट क्या हो जाएगी? V की यूनिट होती है वोल्ट, और I की यूनिट हो गई एम्पियर। जिससे कंबाइन रूप से अपन लिख देते हैं ओम।
डिनोट करते हैं ऐसे। तो आर की यूनिट आ गई ओम, जो क्या होता है वोल्ट प्रति एम्पियर। क्लियर। अब देखो यहां से अगर ग्राफ ड्रा करें अपन पोटेंशियल और करंट में, दैट इज विभव और धारा में, अगर अपन ग्राफ ड्रा करने की कोशिश करें तो देखो क्या आएगा। हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर अपन करंट में कुछ डिस्टेंस चलें तो हमारा पोटेंशियल ये मिलेगा। क्लियर है? ये ग्राफ कैसा है? लीनियर ग्राफ है। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसे वेरी करता है? लीनियरली वेरी करता है इन रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल एंड करंट। क्लियर है? चलिए, अब अगर प्रतिरोध को डिफाइन करना हो, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो तो अपन कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, प्रतिरोध का मतलब होता है रुकाव। प्रतिरोध का मतलब होता है रुकाव। तो जब भी हमारी वैद्युत धारा किसी भी सरल परिपथ से पास होगी तो उसमें कुछ लॉस आएगा, उसको कुछ रोकेगा, वही कहलाता है वैद्युत प्रतिरोध। देखो ये चीज क्यों आई? जो भी लोड हम यूज करते हैं ना, जैसे बल्ब यूज कर लिया, फैन, ये सभी क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हैं जो करंट के प्रभाव को क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं, प्रवाह को रोक रहे हैं। जब कहलाते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्लियर है? एक टर्म आता है यहीं से, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी। देखो ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। अब बात आती है ये डिपेंड किस पे करता है? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है और इलेक्ट्रिक का आपका रेजिस्टिविटी क्या होती है और वो चीज किस पर डिपेंड कर रही है? तो किस पे डिपेंड कर रही है? देखो सबसे पहले अपन ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या वैद्युत प्रतिरोध किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिक प्रतिरोध जो हमारा आर है वो देखो किस पे डिपेंड करता है? हमारा आर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स कितने लेंथ में कितनी दूरी तक आपका करंट प्रवाह कर रहा है उसकी अपन बात करते हैं यहां पर। अब और किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, यानी अनुप्रस्थ काट पर डिपेंड कर रहा है कि हमारा जो वायर है वो कितने डायामीटर का है। ये इस पर डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अब अगर इस दोनों इक्वेशन को अपन एक साथ लिख दें, R इक्वल्स टू आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए हो जाएगा। जब अपन प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है रो एल बाई ए। ये जो टर्म आया रो, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक रजिस्टिविटी या फिर विशिष्ट प्रतिरोध। कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। यहां पर ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है या इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी या फिर विशिष्ट प्रतिरोध, आपको ये बात समझनी होगी कि ये कांस्टेंट टर्म है। मतलब कि अगर आपका वायर का मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, मटेरियल में कोई चेंज नहीं है, तो आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मान समान रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। वो कब चेंज आएगा? जब आपका मटेरियल चेंज होगा। इसका मतलब कि अगर आप वायर का लेंथ, डायामीटर चेंज करते हो
तो उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा, रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। विद्युत प्रतिरोध चेंज होगा, विशिष्ट प्रतिरोध चेंज नहीं होगा। क्लियर है कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या कहलाता है। इसकी यूनिट देखें जरा, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी। तो अगर इसकी यूनिट देखा जाए, देखो सबसे पहले तो अपन को जिसकी भी यूनिट निकालनी हो उसको एक साइड में लेके चलो। यहां से देखो रो आ जाएगा आर ए बाई एल, क्या आ गया, आर ए बाई एल। आर क्या है, रेजिस्टेंस जिसकी यूनिट होती है ओम। ए क्या है, एरिया, यूनिट क्या हो गई मीटर स्क्वायर। एल क्या है, लेंथ यानी मीटर, यूनिट हो गई ओम मीटर। क्या यूनिट हो गई, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम मीटर। क्लियर है, इसमें किसी को कोई दिक्कत। चलिए अगर आपसे कहें कि नहीं भैया अब इसका बीमा बताइए, तो बीमा कैसे निकालोगे, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस का बीमा क्या होता है। तो रेजिस्टेंस का बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ये आप लोगों ने पढ़ा था, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ये किसकी बीमा हो गई, रेजिस्टेंस की। एरिया, एरिया की बीमा क्या हो गई, लेंथ है बेटा, मीटर स्क्वायर यानी लेंथ, एल स्क्वायर लेंथ है, उसकी यूनिट क्या, बीमा क्या हो गई, एल। इन सबको एक साथ रख दिया जाए तो आपका जो बीमा बन करके आएगा किसका, रेजिस्टिविटी का, तो देखो क्या आ रहा है, वो बन के आएगा रो इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या है, आर ए बाई एल, पुट कर दो, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू इंटू क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल। सिंप्लीफाई करिए, देखिए क्या आ रहा है, एम एल टू द पावर थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस, ये किसकी यूनिट हो गई, किसका मात्रक हो गया, डायमेंशन हो गया रेजिस्टिविटी का। किसका डायमेंशन हो गया, रेजिस्टिविटी का। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। चलिए अगला टॉपिक अपन देखते हैं, सीरीज और पैरेलल कंडीशन, कि अगर आपका जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज कनेक्शन में है या पैरेलल कनेक्शन में है तो अपन नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। दैट मीन हम देखने जा रहे हैं किसी भी रेजिस्टेंस को सीरीज या पैरेलल कनेक्शन में करने पे क्या हो रहा है, श्रेणी या समांतर श्रेणी में रख रहे हैं तो हमारा कुल रेजिस्टेंस प्रतिरोध क्या आएगा, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सीरीज कनेक्शन में। तो सबसे पहले तो समझो कि अपन सीरीज कनेक्शन कहेंगे कब, ये बात अगर आपको आ गई तो समझ में आ जाएगा। रेजिस्टेंस इन सीरीज मतलब बात कर रहे हैं श्रेणी क्रम में, प्रतिरोध हमारा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम तब कहोगे जब आपका जो पथ है उसमें कोई भी डायवर्जन नहीं है। डायवर्जन मतलब कोई भी रास्ता अलग नहीं हो रहा है, तब आप कहोगे कि सर क्या हुआ, वो हमारा सर्किट जो सरल पथ है कैसा है, श्रेणी क्रम में है। देखो जरा यहाँ पर ये एक छोटा सा एक पाथ दे दिया मैंने आपको, ये आपका सर्किट है प्लस माइनस लेकर के, तो करंट को फ्लो कराओ, बैटरी से करंट को फ्लो कराओ, तो देखो क्या हो रहा है, हमेशा करंट को पॉजिटिव से बाहर की तरफ निकालिए, पॉजिटिव से बाहर की तरफ। बहुत ध्यान से देखना, समझ जाओगे क्वेश्चन बनने लगेंगे।
पॉजिटिव से करंट को बाहर की तरफ निकालिए। देखो करंट जो जा रहा है निगेटिव तक आने तक, क्या उसने अपना रास्ता अलग किया? नहीं किया। देख सकते हो यहां पर कि एक बार सर्किट यहां से चली और यहां पर डायरेक्ट आ गई। इसमें कहीं पर भी कोई रास्ता नहीं भटका, कोई भी रास्ता चेंज नहीं हुआ, तो बोलोगे सीरीज कनेक्शन है। जब ऐसा हो उस कंडीशन में जो विभवांतर आएगा हर एक रेजिस्टेंस का, वो कैसा होगा? क्यूमुलेटिव होगा, यानी उनको अपन जोड़ करके नेट बैटरी के विभवांतर के बराबर लिखेंगे। यानी हम कह सकते हैं इस कंडीशन में जो V होता है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 के इक्वल होता है। यानी जितनी भी रेजिस्टेंस होंगी उन सबका इंडिविजुअल पोटेंशियल या विभवांतर टोटल विभवांतर के बराबर होगा। क्लियर? अब अपन को पता है V होता क्या है? V होता है IR के बराबर, ओम्स लॉ, ओम का नियम। अपन कह सकते हैं V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR। तो V1 V2 क्या हो जाएगा? I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3। तो बोल दो R1 R2 R3, ये हमारा करंट है। अब देखना, जो करंट आपने यहां से भेजा, मान लो आपने यहां से I करंट भेजा, बैटरी से आपने I करंट भेजा, तो क्या होगा? यही I करंट जा करके यहां पर भी वही I करंट बनाएगा। इसमें कोई चेंज तो नहीं आया क्योंकि हमारा पाथ चेंज नहीं हो रहा है, सेम पाथ पे चल रहा है। जब इससे गए यहां पर भी कोई चेंज नहीं आया, तो हम कह सकते हैं कि जो नेट करंट अपने पास आ रही है वो क्या हो रहा है? वो हर जगह सेम है। तो हम कहेंगे कि सीरीज कनेक्शन में, देखना बेटा अपन बात करें सीरीज कनेक्शन कि जो नेट करंट होता है वो सभी रेजिस्टेंस से जो करंट पास हो रहा है वो सभी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें कोई दिक्कत? यानी I बराबर I1 बराबर I2 इक्वल टू I3 I4 यहां पर रख सकते हैं। तो ये आ जाएगा, देखो जब ये इक्वल हो गया तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो सीरीज कनेक्शन के लिए आपके पास नेट रेजिस्टेंस निकालने का क्या तरीका आया? इन सबको डायरेक्टली जोड़ दीजिए रेजिस्टेंस को, आपके पास आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस। क्लियर है? चलिए बात कर रहे हैं आगे अपन पैरेलल के लिए, या समांतर क्रम में अगर हमारे रेजिस्टेंस दे रखा है पैरेलल में, इन पैरेलल सर्किट अगर बात करें, तो पैरेलल सर्किट का मतलब कि ये जो रेजिस्टेंस हैं कुछ इस तरीके से अटैच्ड हैं। ये आपका सर्किट दे रखा है जिसमें इनके रेजिस्टेंसेस R1 R2 और R3। यहाँ पोटेंशियल, यहाँ से करंट आई गया और इसका पोटेंशियल भी। अब बात, ये जो आई करंट यहाँ से जा रहा है वो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो आपका कौन सा करंट है? आई। लेकिन इसके बाद ये तीन हिस्सों में टूट गया। ये जो करंट है आपका तीन पार्ट में टूट जा रहा है, ब्रेक कर जा रहा है, जिसे अपन बोल दे रहे हैं I1 I2 I3। I1 I2 I3। तो कौन सा करंट टूटा? आई करंट।
तो अपन कह सकते हैं कि जो टोटल करंट यहां आया वो 3 हिस्सों में टूट गया, I1, I2 और। क्लियर है? अब यहां पर एक बात समझो जरा कि जब पोटेंशियल यहाँ V है, इन दोनों यहां पर और यहां पर, यही दोनों एंड इसके जुड़े हुए हैं। देखो यहां पर ये वाला करंट यहां जुड़ा हुआ है, ये वाला एंड यहां जुड़ा हुआ है, और यही दोनों एंड इन तीनों रेजिस्टेंसेस से जुड़े हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल होगा, जो विभव होगा, वो कैसा होगा, वो फिक्स होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं फॉर पैरेलल सर्किट, फॉर समानांतर क्रम, V जो होगा वो V1, V2, V3 के बराबर होगा। ये तीनों आपके कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से अपन को ये इक्वेशन बन के आ गई। अपन को पता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू आई आर, या फिर I इक्वल्स टू V बाई आर। क्या कहता है? I इक्वल्स टू V बाई आर। यहां आ जाएगा V1 बाई R1, V2 बाई R2, V3 बाई R3 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब ये इसके इक्वल आ गया, क्योंकि हमें पता है V1, V2, V3 तीनों कैसे हैं, सेम है। अगर सेम है तो बाहर ले लो, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/R इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो नेट रेजिस्टेंस आ गया पैरेलल के लिए 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसमें किसी को कोई दिक्कत बेटा बताइए? ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कुछ प्रश्न कर लेते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा। जैसे आपके पास एक चित्र आया, एक परिपथ दे रखा है, इसमें कह रहा है कि P और Q के बीच विभवांतर तथा विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा के मान की गणना कीजिए। देखिए आपका पॉइंट P और Q दे रखा है, यहाँ पर आपको एनालिसिस करना है। तो इस चीज को अपन देखते हैं। सबसे पहले तो अपन निकालेंगे नेट रेजिस्टेंस कितना है, नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो देखो इस सर्किट में आपके पास 4 ओम, 10 ओम और 4 ओम, ये कैसे हैं, तीनों सीरीज में। क्योंकि जब करंट आपका यहां से चला, देखो इस पॉइंट पर जब करंट यहां से चला होगा कितना, 2.4 एम्पियर, तो ये करंट यहां से इधर गया, यहां से इधर आया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये करंट यहां से यहां आया, एक पाथ। दूसरा, ये करंट यहां से यहां आया, एक पाथ, फिर आगे चला गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों आपको रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, ये तीनों कैसे हैं, तीनों आपके सीरीज में है, क्योंकि इन तीनों में करंट की वैल्यू कैसी है, सेम है। तो अगर ये तीनों आपके सीरीज में हैं, तो अपन कह सकते हैं कि जो नेट रेजिस्टेंस आएगा R डैश बोल दूं मैं 4, 10, 4 के लिए, तो क्या आ जाएगा, 4, 10 और 4, जो कि किसके बराबर होगा, 18 ओम के बराबर हो जाएगा। अब ये जो 18 ओम यहां पर अपन को मिला, अगर इसी डायग्राम को मैं दोबारा ड्रॉ कर दूं यहां पर, ये कुछ इस तरीके का हो गया कि भाई ये करंट आया, एक इधर चला गया, एक इधर चला आया, यहाँ पर 9 ओम दे रखा है, यहाँ पर ये आ गया और ये आपका इधर चला गया। देखो यहाँ पर ये 18 ओम आया और ये 9 ओम आया। क्लियर? तो ये जो 18 और 9 ओम दे रखा है क्वेश्चन में, ये दोनों क्या होंगे, आपके पैरेलल में होंगे। क्यों? क्योंकि करंट यहाँ पर डिवाइड हो जा रही है, करंट आपकी क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है।
तो 1/18 क्या हो जाएगा, 1/8, इसका जाएगा 1/18 और 1/9 के बराबर, जो कि हो जाएगा 18, 1 + 2 दैट इज 1/18 1/r। आपको r चाहिए तो किसके बराबर हो जाएगा, 18/3, जो कि हो जाएगा 6 ओम के बराबर। यानी जो नेट रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया, टोटल आपका 6 ओम के बराबर आ गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब आपको कुल प्रतिरोध निकालना है P और Q पॉइंट के बीच में। तो P पॉइंट आपका ये है, Q पॉइंट ये है। आपको अगर विभवांतर निकालना है P और Q के, तो आपको पता होता है कि जो विभवांतर होता है वो क्या होता है बेटा, ओम्स लॉ के अनुसार जो विभवांतर होता है वो किसके बराबर होता है, देखिए तो विभवांतर किसके बराबर होता है, V बराबर किसके होता है, IR के। आपका टोटल करंट दे रखा है कितना, 2.4। रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया, कितना निकालता, 6 ओम। तो टोटल विभवांतर आ गया इन सबके मल्टीपल के बराबर। मल्टीप्लाई करिए, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 18, 2 20, यानी 20.4 वोल्ट आपका विभवांतर आ गया। कहां पर, इन दोनों पॉइंट P और Q के बीच में। ये P और Q पॉइंट के बीच का जो विभवांतर आया वो कितना आ गया, 20.4 वोल्ट। अब आपको निकालना क्या है, करंट। जब करंट निकालना है तो करंट होता है V/R, करंट होता है V/R। पोटेंशियल हमारा फिक्स है, पोटेंशियल हमारा फिक्स है, तो यहां पर इसको I1 बोलो। देखो I1 अगर मैं बात करूं, देखो I1 क्या होगा, V/R1 के, और I2 होगा V/R2 के, या R' बोल दो, R2 बोल दो। I1 निकालना, I1 ये है। इसमें जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल तो आपने निकाल लिया 20.4, रेजिस्टेंस कितना मिला, 9 ओम का, ये हो जाएगा 20.4/9 एम्पियर। वैसे ही जब आप यहां पर निकालोगे इस सर्किट के लिए, जब आप नेट करंट निकालना जाओगे तो आपको पहले यहां का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। ये तीनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, 4 10 और 4, ये तीनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, 18, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 20.4/18 एम्पियर। क्लियर है यहां से, कोई दिक्कत क्वेश्चन में? चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है आपके पास कि संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए और बीच के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए जब स्विच खुला है और जब स्विच बंद है। देखो बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है। स्विच का मतलब क्या है कि सर करंट वहां से पास हो रही है या नहीं हो रही है। हमारे पास ये जो दे रखा है कंडीशन एस, इसी की बात कर रहे हैं कि ये ओपन है। ओपन है का मतलब कि जो करंट यहां से चलेगी वो यहां न आकर के वो इधर पास हो जाएगी। क्लियर है, इसका मतलब ये है। यानी अगर इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बनाने की कोशिश करूं तो मैं कहूंगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दे रखा है, जहां पर यहाँ 6 एम्पियर है, 6 ओम है, 12 ओम है, आपका 12 और 6। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है समझने के लिए। क्लियर है बात? अब देखो जरा, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं कि जब सर्किट हमारा ओपन है। अगर सर्किट हमारा ओपन है, सर्किट हमारा ओपन है, इसका मतलब क्या हुआ
तो समझ में आ गया। तो देखो जो करंट यहां से चला होगा, सपोज करो आई करंट यहां से चला, ये आई करंट यहां पर गया होगा I1, ठीक, यही I1 करंट यहां भी आएगा, फिर ये आगे गया, यहां आ गया, एक करंट यहां से चला होगा इधर, दैट इज बोल दो I2, यही I2 यहां आएगा और आगे चल जाएगा I2, ठीक है। तो टोटल करंट अपन यहां से समझ रहे हैं कि I जो हो रहा है वो टूट जा रहा है I1 और I2 में। इसका मतलब जब मैंने बोला था कि टूट रहा है, दैट मीन्स क्या कि ये वाला जो हमारा सिस्टम है ये एक सिस्टम हो जाएगा और ये हमारा दूसरा सिस्टम हो जाएगा। दोनों कैसे हो जाएंगे? सीरीज कनेक्शन में। दोनों कैसे हो जाएंगे? सीरीज कनेक्शन या श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अगर श्रेणी क्रम में है तो जरा देखो, पहले इसको देखते हैं, इसको बोल देते हैं आर डैश। आर डैश हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी कि 6 और 12 दैट इज 18 ओम। आर डैश किसके बराबर हो गया? 18 ओम के बराबर हो गया। इसी तरीके से जरा मैं इसको सॉल्व करूं, ये दोनों भी कैसे हैं? सीरीज में हैं, तो आर डबल डैश मैं बोल दूं तो वो क्या हो जाएगा? 12 प्लस 6 दैट इज 18 ओम। अब बात आती है कि अगर आपका नेट रेजिस्टेंस, यानी अब आपका ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैसे हैं? तो बेटा ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों पैरेलल में हैं। ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में हैं। तो आपका जो नेट रेजिस्टेंस 1/R आ जाएगा, 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश के इक्वल हो जाएगा 1/18, और 1/18 को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? 18/2। ये आ गया 1/R, यानी R आ गया 18/2 बराबर 9 ओम के। ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है जब आपका सिस्टम या स्विच जो है वो खुला हुआ है। स्विच क्या है? खुला हुआ है। अब बात आती है, अगर आपका स्विच बंद है, स्विच बंद है इसका मतलब अर्थात क्या है कि करंट वहां से पास हो रही है। उस कंडीशन में आपको निकालना है कि नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। नेट रेजिस्टेंस कितना होगा जब आपका करंट उस स्विच से पास हो रहा है, स्विच ओपन है। क्लियर है बात? चलिए इसको देखते हैं, अगर स्विच हमारा बंद है तब क्या। हम बात कर रहे हैं क्या? जब स्विच बंद है। देखो जब स्विच बंद है, जरा हम इसको क्लियर करके फिर देखते हैं। देखो स्विच बंद है अर्थात करंट यहां से जो चलेगी सॉरी, वो यहां से भी पास होगी। अगर मैं आई करंट यहां भेज दूं तो ये करंट यहां से चल करके इसमें जा करके इधर आ जाएगी, और जो करंट यहां जाएगी वो इसमें पास होके चली जाएगी। बात समझ में आती है? करंट आपका घूम जा रहा है। तो एक सर्किट अपने पास, ये वाली एक सर्किट है इंडिविजुअल, एक सर्किट ये है इंडिविजुअल। इन दोनों को देखें, देखो तो ये और ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के पैरेलल। 6 ओम और 12 ओम कैसे हैं? पैरेलल हैं। तो अगर मैं क्लोज सर्किट टी जी क्या है EH, TGEH की बात करूं तो यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो 1/R डैश आ जाएगा, 1/6 प्लस 1/12 क्या आ जाएगा? 12, 2 प्लस 1 दैट इज 3/12, यानी R डैश आ गया 4 ओम के बराबर। अब मैं अगर बात करूं सर्किट GDFH की, GDFH की, अगर मैं इसकी बात करता हूं GDFH की, तो देखिए क्या हो रहा है।
इसमें हमारा सर्किट क्लोज है, तो ये जो 12 ओम और 6 ओम आपको दिख रहा है, 12 ओम और 6 ओम, ये दोनों कैसे हैं बेटा, पैरेलल में हैं। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में हैं। तो आपका 1/r डबल डैश वो किसके बराबर होगा, 1/12 प्लस 1/6, तो किसके बराबर हो गया, 3/12 के, यानी r डबल डैश आ गया आपका 4 ओम के बराबर। अब जब आपको देखा जाए तो ये वाला सर्किट और ये सर्किट दोनों कैसे हो गए, सीरीज कनेक्शन में, यानी ये दोनों पाथ कैसे हो गए अब इंडिविजुअली आपके सीरीज कनेक्शन में, दोनों कैसे हो गए सीरीज कनेक्शन में। तो जो नेट रेजिस्टेंस आप निकालोगे वो आर किसके बराबर होगा, आर डैश प्लस आर डबल डैश के बराबर, यानी 4 + 4 जो कि किसके बराबर होगा, 8 ओम के बराबर होगा। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 8 ओम के इक्वल हो जाएगा। बताइए यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। आपके पास ये प्रश्न दे रखा है, प्रश्न ये है, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। सबसे पहले तो वो क्वेश्चन में क्या पूछा है बाद में देखते हैं, सबसे पहले अपन ये देखने की कोशिश करते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, उसकी चर्चा अपन करें। देखो यहाँ पर छोटे छोटे टर्म्स को देखो आप लोग, क्या सबसे पहले तो इसे देखो, एक सर्किट ये 4 ओम और 6 ओम का, चार, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में यानी कि जो रेट रेजिस्टेंस आएगा इन दोनों को सॉल्व करके कुछ यहाँ आएगा, तो बोल दो आर डैश। इसी तरीके से ये दोनों भी कैसे हैं, पैरेलल में हैं, इन दोनों को सॉल्व करके भी एक रेजिस्टेंस आएगा, इसको बोलते हैं आर डबल डैश। ठीक, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो आर डैश किसके बराबर हो जाएगा, 1/r डैश, सॉरी 1/4 प्लस 1/6 क्या हो गया बेटा, 12, यानी 3 + 2 यानी 5/12, यानी r डैश आ गया 12/5, r डैश हो गया 12/5। इसी तरीके से r डबल डैश बात करो, 1/r डबल डैश क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस 1/3 हो जाएगा 1/6, यानी 3 + 2 यानी 5/6, तो r डबल डैश हो गया 6/5, r डबल डैश हो गया किसके, 6/5 के। क्लियर। अब आगे यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस देखो, अब यह तो सॉल्व हो गया। अब देखो जरा ये जो सर्किट आपने निकाला ये कैसा होगा, ये दोनों कैसे होंगे बेटा, ये दोनों होंगे आपके सीरीज में, जिसको अपन बोल देते हैं आर ट्रिपल डैश, क्या बोलते हैं, आर ट्रिपल डैश। तो जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा यहाँ से वो आर ट्रिपल डैश कैसा है, सीरीज में है, तो आर ट्रिपल डैश आ जाएगा आपका आर डैश प्लस 1.6, यानी कि 5/12, 12/5 प्लस 1.6। देखो क्या अपन 12/5 को अगर डिवाइड करें तो 2.4 लिख सकते हैं, तो 2.4 और 1.6 कितना हो गया, 3 के इक्वल। ठीक है, तो आर ट्रिपल डैश आ गया आपका 3 ओम के बराबर। क्लियर है, ये तो नेट रेजिस्टेंस आ गया। तो आपसे पूछा क्या है, और 4 ओम के प्रतिरोध में वैद्युत धारा 1.6 ओम के प्रतिरोध पर वोल्ट ज्ञात करिए। तो 4 ओम का प्रतिरोध दे रखा था आर, वहां पर नेट करंट पता करना है, और आपको 1.6 में
क्या पता करना है? प्रतिरोध पर वोल्ट पता करना है। तो वोल्ट नेट रेजिस्टेंस तो आपने निकाल ही लिया। अब इसके आगे कैलकुलेशन अपन सॉल्व करते हैं। आपको पता है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बेटा पहले ये बता लो, किसी को कहीं दिक्कत हो एक बार देख लीजिए, बताइए जरा सा जल्दी से, कमेंट में लिख सकते हैं इस चीज को। हो गया? अब देखो, हमें पता है ये क्या दे रखा है बेटा, माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड क्या है? यूनिट है, मात्रक है कैपेसिटेंस का, यानी कि जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। अगर प्रतिरोध अनंत है तो जो करंट आपका यहां से चला है वो क्या होगा, वो यहां ना जाकर के इस तरीके से चला जाएगा, इसमें कोई भी करंट पास नहीं होगी। करंट यहां से नहीं जाएगा, करंट यहां से यहां चला जाएगा। तो जो टोटल अगर आपसे कहा जाए कि नेट रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना आया, तो क्या कहोगे? नेट रेजिस्टेंस आर जो कहोगे वो किसके बराबर होगा? देखो, उसका आपने R∼4 निकाल लिया, ये नीचे कितना है 2, यानी कितना आ गया 6 ओम के बराबर, 6 ओम के बराबर हो गया। तो जो करंट यहां से इस 12 वोल्ट से जाएगी आई, वो क्या कहोगे? आई इक्वल्स टू ई बाई आर, यानी V बाई आर कह सकते हैं अपन यहां से, ये V बाई आर के इक्वल है। अगर ये V बाई आर के इक्वल है तो V गिवन है क्वेश्चन में 12 वोल्ट रेजिस्टेंस से 6, यानी कि 2 एम्पियर का करंट आपकी बैटरी भेज रही है। क्या कर रही है? 2 एम्पियर का करंट आपकी बैटरी भेज। अब आपको निकालना है विभव एट 4 ओम। कहां निकालना है विभव? विभव निकालना है आपको कहां पर? 4 ओम के प्रतिरोध पर। क्लियर? तो यहां पर अगर आपको निकालना है तो देखो कैसे निकालोगे। वोल्टेज क्या होता है? आई बाई आई इंटू आर। करंट आपने निकाल लिया, करंट आपने निकाल लिया तो वहां से आप निकाल सकते हो विभव के बराबर। विभव क्या होगा? तो देखो इसको, V क्या होता है? आई आर के इक्वल। आई आपने निकाल दिया कि सर्किट में 2 एम्पियर, यहां पर जो करंट यहां से जाएगा, आई करंट जो यहां से गया वही करंट आई यहां जाएगा, और फिर वापस यहाँ आई करंट ही यहां जाएगा। यहां पर ये करंट डिवाइड होगा I1 और I2 में। तो अपन को तो यहां निकालना है ना कि 1.6 एम्पियर पर वोल्टेज कितना है। तो आई तो अपन को पता है कितना जाएगा 2, और रेजिस्टेंस गिवन है 1.6, तो कितना हो गया 16 दूनी 32, 3.2 वोल्ट का विभव आपको देखने को मिलेगा कहां पर? 1.6 एम्पियर के 6 ओम के प्रतिरोध पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 ओम के प्रतिरोध पर वैद्युत धारा, 4 ओम के प्रतिरोध पर वैद्युत धारा, आपने पोटेंशियल निकाल लिया, आपने पोटेंशियल निकाल लिया। अब देखो, हमें पता है कि अगर 2 एम्पियर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? 12 वोल्ट का है आपके पास, तो V इक्वल्स टू, सॉरी, वो क्या हो जाएगा? 4 ओम पर आपको निकालना है करंट, तो देखो V इक्वल्स टू आई आर होता है, और हमें पता है कि जो पोटेंशियल होगा यहां पर वो किसके बराबर होगा? 12 वोल्ट के बराबर होगा। करंट जो होगा 2 एम्पियर करंट यहां है, ये 2 एम्पियर है, तो अगर इसमें I1 गया तो यहां कितना आएगा? 12 माइनस I1 आएगा। अगर अपन I1 बोल दें उसको, टू माइनस आई गया इंटू आर, यहां से अपन आई की वैल्यू निकाल लो,
ये कितना जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12/4 गया तो 3 बराबर 2 माइनस आई, यानी आई इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1 एम्पियर के इक्वल। यानी जो करंट होगा वो कहाँ जाएगा, कितना जाएगा 1 एम्पियर करंट वहां से आपका फ्लो करेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं अपन, अगला टॉपिक अपन देखेंगे। हमारा अगला टॉपिक है किरचॉफ का नियम। देखिए अभी तक हमने देखा ओम के नियम में कि जब भी कोई सरल पद दे रखा है, कोई सरल डायग्राम दे रखा है, परिपथ दे रखा है जिसमें श्रेणी क्रम या फिर समानांतर क्रम सीरीज या पैरेलल दिया है, तो उसके लिए अपन रेजिस्टेंस या विभवांतर विभव की बात कर लेते थे। लेकिन सपोज करिए आपके पास एक जटिल प्रश्न दे दिया जिसमें आप सीधा सीधा नहीं देख पा रहे हो कि आपका जो परिपथ है वो सीरीज में है या पैरेलल में है, तो उसके लिए अपन किरचॉफ के नियम का प्रयोग करते हैं। तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे। किरचॉफ के नियम की बात करें, पहला नियम कहता है किसी भी जंक्शन पर या किसी भी बिंदु पर जो भी करंट आ रही है या जा रही है उनका योग 0 के बराबर होगा, उनका योग 0 के बराबर होगा। अब देखो इसके लिए साइन कन्वेंशन की बात करें, कहने का मतलब तात्पर्य है, सपोज करो ये कोई जंक्शन है, इस पर कई सारी करंट आ रही हैं और निकल रही जा रही हैं। सपोज करो ये कुछ इस तरीके का है, तो अपन I1 I2 I3 I4 I5 I6 बोल दें। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो भी करंट या जो भी धारा इस बिंदु की तरफ, इस जंक्शन की तरफ जा रही होगी उसको अपन निगेटिव लेंगे, और जो आपका इससे बाहर जा रही होगी उसे पॉजिटिव लोगे। तो कह सकते हो यहाँ से -I1 देखो +I2 -I3 +I4 +I5 -I6 ये किसके बराबर होगा, 0 के, सॉरी एक मिनट देखिएगा, I3 आपका अंदर आ रहा है तो निगेटिव ले लिया, I4 पॉजिटिव है, I5 देखिए निगेटिव होगा, ये क्या होगा, ये निगेटिव होगा, I5 ये होगा पॉजिटिव। क्लियर है। तो किरचॉफ का पहला नियम है कि जो भी धारा किसी बिंदु आवेश पर आ रही है या जा रही है उनका योग 0 के बराबर होगा। अगर कोई आवेश धारा बिंदु पर आ रही है तो उसे निगेटिव लोगे, ऋणात्मक लोगे, अगर वो बाहर जा रही है तो उसे धनात्मक लेंगे। यह है पहला नियम। दूसरा नियम जो कहता है किरचॉफ का, वो कहता है हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। वो कहता है कि जो समेशन ऑफ रेजिस्टेंस होगा, वोल्टेज विभवांतर होगा, वो किसके बराबर रेजिस्टेंस होगा, वो 0 के इक्वल होगा, समेशन R इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो अपन के पास दूसरा नियम एल्जेब्रिक सम ऑफ IR इक्वल्स टू 0। यह है दूसरा नियम कि जो भी आपका एनर्जी, जो भी विभवांतर है उसका सम क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब इसके लिए अपन इक्वेशन को, मान लो कोई परिपथ दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सरल परिपथ दिया है कुछ इस तरीके का, ये कोई सरल परिपथ दे रखा है, इस पर इसका EMF E1 है, इसका EMF E2 है, इसको अपन R1 R2
R3 R4 बोल दें, तो आपका द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार अगर इसका इक्वेशन लिखोगे तो देखो कैसे आएगा। आप क्या करोगे, यहाँ पर किसी भी एक बैटरी को आपने सेलेक्ट कर लेना है और वहां से करंट को दौड़ा देना है। सपोज करिए करंट कुछ इस तरीके से दौड़ रही है, तो यहां से I1 करंट जाएगा, I करंट गया, कुछ इस तरीके का है। तो आप क्या करोगे, जो भी करंट एंटर कर रही है किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ उसे आप पॉजिटिव लेकर के मल्टीप्लाई कर दोगे। दैट मीन सपोज तो इसके साथ जा रहा है तो क्या कहोगे, IR1 प्लस IR2। अब बात आती है इस EMF की। देखो यहां पर इस बात को अगर आपने समझ लिया काम बन जाएगा। अब देखो कि करंट जो है इस परिपथ में कहां से एंटर किया, पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से। अगर वो पॉजिटिव साइड से एंटर किया तो अपन पॉजिटिव ले लेंगे, नेगेटिव से किया तो नेगेटिव ले लेंगे। तो यहां पर देखो E2 पर एंट्रेंस कहां से हो रहा है, पॉजिटिव साइड से, तो लोगे प्लस E2। क्यों, क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव, ये निगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट यहां R3 प्लस IR3 प्लस फिर R4 में गया IR4। अब देखो इसमें इस E1 की बात करें, देखो ये कैसा है, पॉजिटिव, ये निगेटिव। अभी भी एंट्री किस में हुई, पॉजिटिव साइड से। तो आप लोगे यहां पर क्या है, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, आप लोगे प्लस E1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, ये सर्किट क्लियर है आप लोगों को। तो इस तरीके से आपका किरचॉफ का नियम होता है, समझ में आ गया। तो ये अपना टॉपिक है किरचॉफ का नियम। इसके बेसिस पर इसके एप्लीकेशन अपन देखते हैं कि कहां अपन यूज कर सकते हैं। तो पहला टॉपिक आता है हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या आया, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले तो व्हीट स्टोन ब्रिज की संरचना बताओगे, जब आपके पेपर में आएगा तो व्हीट स्टोन की संरचना बताओगे। यहां पर आप बताओगे कि ये जो होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, ये 4 प्रतिरोध, 4 रेजिस्टेंसेस का युग्म होता है, जिसको अपन कनेक्ट कर देते हैं एक गैल्वेनोमीटर से। जैसे ये आपका एक व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये आपका व्हीट स्टोन ब्रिज है जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा, गैल्वेनोमीटर होता है एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी युक्ति जो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन बताएगा, करंट के धारा का प्रवाह बताएगा कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक। अब देखो मैं बोल दूं इनके रेजिस्टेंसेस P, Q, R और S। मैंने बोल दिया P, Q, R और S। अब देखोगे यहां पर केस हम ले सकते हैं, सपोज करो कि यहां पर एक स्विच कनेक्ट कर दे रहे हैं। एक स्विच कनेक्ट कर दिया जो करंट को पास करने के लिए। अब देखो यहां पर यहां से कितनी करंट गई, हमने बोला आई करंट भेजा, यहां से अपन ने आई करंट भेजा। ये आई करंट यहां तक तो जाएगी, यहां से ये आई करंट डिवाइड हो जाएगी, यहां से ये आई करंट डिवाइड हो जाएगी। कैसे डिवाइड होगी, I1 और I2 से। I1 और I2। अगर आपका सर्किट ओपन है, अगर आपका सर्किट ओपन है मतलब ये जो स्विच है, ये कुंजी जो देख रहे हो, अगर ये खुला हुआ है, ये I1 करंट यहां से जाएगा, इसमें ना जाकर के सीधा यहां जाएगा।
और I2 करंट भी यहां सीधा जाएगा, यहां से वापस I1 प्लस I2 जो कि I के बराबर होगा यहां आ जाएगा। क्लियर, टोटल करंट आ गया। तो कहता है व्हीटस्टोन ब्रिज कि जो आपका सर्किट है वहां से जब अपन किरचॉफ का नियम लगाएंगे, किरचॉफ का इक्वेशन लगाएंगे, द्वितीय नियम, तो आपके पास एक इक्वेशन बन के आती है और वो आता है P/Q इक्वल्स टू R/S, जहां S क्या है, S है हमारा शंट रेजिस्टेंस, जिसके बारे में आपको पता करना होता है। शंट रेजिस्टेंस वो रेजिस्टेंस जब आपका सर्किट जुड़ा हुआ है और अपना डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर का शून्य मिले, उसे बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। अब जब अपन ने कनेक्ट कर दिया तो S की वैल्यू यहां से आ जाती है R/Q, R/Q डिवाइडेड बाई P। ठीक है, क्या आ गया, S इक्वल्स टू R/P/Q। यहां से अपन शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हो इन व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आया, कोई दिक्कत बताइए, भाई कोई दिक्कत हो तो नोट कर दीजिएगा। तो अगला टॉपिक हम लोगों का है मीटर ब्रिज। तो किरचॉफ लॉ हमने क्लियर कर लिया। व्हीटस्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज, इसकी बात अपन करेंगे। देखो मीटर ब्रिज ये है आपका, यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि ये एक रिहोस्टेट लगा हुआ। देखो पहले आपको संरचना बतानी होगी कि मीटर ब्रिज होता क्या है। तो मीटर ब्रिज बेसिकली एक युक्ति है किसी भी सर्किट का वो पॉइंट पता करने के लिए जहां पर अपन को नल पॉइंट मिलेगा। नल पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर में किसी भी तरीके का डिफ्लेक्शन देखने को ना मिले। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, देखो एक एक डिवाइस पे समझो। पहले आपके पास 4 रेजिस्टेंस थे वहां पर PQRS, तो यहाँ पर भी 4 रेजिस्टेंस है। कौन कौन से, S अपना एक अननोन रेजिस्टेंस है, S अपना अननोन रेजिस्टेंस है जिसके बारे में अपन को जानकारी जुटानी है, इसका रेजिस्टेंस आपको प्रतिरोध पता करना है, वो हो गया S। और होता है हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा डिवाइस जहां पर आप जितना भी रेजिस्टेंस चेंज करोगे वेरिएबल रेजिस्टेंस यहां पर अपन निकाल सकते हैं एडजस्ट करके रेजिस्टेंसेस को। तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस बॉक्स। क्लियर, नेक्स्ट होता है आपका P और Q। देखो अपन क्या करते हैं, इस A पॉइंट और इस F पॉइंट को जोड़ देते हैं। जोड़ते किससे हैं, एक वायर से, इसीलिए इसका नाम आता है मीटर ब्रिज। और उसकी लेंथ होती है 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर के इक्वल, नाम इसी से क्लियर है। अब देखो ये एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होता है, ये गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर को जॉकी के हेल्प से अपन इस वायर पर मूव करेंगे, इस वायर पर मूव करेंगे। अब यहां पर अपन ये देखेंगे कि इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कहां कितना आ रहा है। इस जॉकी को अपन क्या करते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स पर रखेंगे। सपोज कर ये जॉकी है तो यहां अपन पहले इसको यहां रखा, फिर यहां रखा, यहां रखा। तो अपन ये देख रहे हैं कि इस गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है कहां पर, 0 आ रहा है। जिस पॉइंट पर 0 आ जाए वही अपना पॉइंट है जहां पर अपन को शंट रेजिस्टेंस मिलेगा। दैट मींस अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन को फाइंड आउट होगी उसी पॉइंट से। तो उस पॉइंट से ए पॉइंट की दूरी को L बोल दोगे और ये पॉइंट बोल दोगे 100 माइनस L। क्लियर है, तो यहां पर जो रेजिस्टेंस हो जाएगा इस AC का वो किसके बराबर हो जाएगा, L के बराबर। और इस CQ का हो जाएगा, CF का हो जाएगा 100 माइनस L। R आपने रेजिस्टेंस यहां से निकाल लिया, S यहां से पता चल जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज में अपने फॉर्मूला देखा था
तो देखो अपन यहां से वीट स्टोन ब्रिज का एप्लीकेशन लगा दें तो P/Q इक्वल्स टू R/S। आपको S निकालना है। देखो यहां से S की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, S आ जाएगा R इंटू क्यू बाई पी, R इंटू क्यू बाई पी। और अपन ने यहां देखा कि ये जो Q है, Q कितना है 100 माइनस एल के बराबर। Q कितना है 100 माइनस एल के बराबर, और P है L के बराबर। तो यहाँ इनटू कर देंगे R का, ये आ जाएगा अपना अननोन रेजिस्टेंस। R की वैल्यू आप रेजिस्टेंस बॉक्स से देखोगे कि कितना रेजिस्टेंस, कितने यूनिट का रेजिस्टेंस आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से पुल आउट किया है, वो आपको कहां से बता देगा, R की वैल्यू बता देगा। क्लियर है इतना? ये आपका क्या है, वैद्युत क्या एप्लीकेशन जिसको हम पढ़ रहे हैं व्हीट स्टोन ब्रिज में। यहां तक क्लियर है? तो क्या दे, ठीक है। अब देखो अब लोग कैलकुलेशन कर रहे हो तो यहां पर कुछ त्रुटियां आती हैं मीटर ब्रिज में। कभी कभी अपन को डिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं मिलता, तो क्या कारण हो सकता है कि अपन को डिफ्लेक्शन ना मिले, इस चीज को समझो। देखो अपने पास एक वायर है जो ए से एफ पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो वायर देख रहे हो, अगर मान लीजिए ये वायर टाइटली ना बंधा हो, ये वायर टाइटली ना बंधा हो, पहला, इससे आपको त्रुटि मिलेगी। दूसरा, अगर जब वायर को आपने ए पॉइंट पर बांधा तो वो जीरो पर ना फिक्स हुआ, वो कहीं प्लस या माइनस में फिक्स हुआ। तीसरा कारण, तीसरा त्रुटि का कारण क्या हो सकता है, जब आप इस रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंसेस को पुल कर रहे हो, आउट कर रहे हो, तो वो पूरी तरीके से पुल आउट नहीं हुआ, कोई और भी कुंजी पटल उससे क्या हुआ, ढीला रह गया, उससे भी हमें त्रुटि देखने को मिलती है। तो प्रश्न पूछता है, देखिए दो तरह के प्रश्न आते हैं मीटर ब्रिज से। पहला, मीटर ब्रिज की संरचना बताइए और उससे प्रतिरोध की गणना कैसे करते हैं उसको समझाइए। दूसरा प्रश्न आता है, कौन कौन से त्रुटियां हो सकती हैं मीटर ब्रिज की गणना में। यहां तक क्लियर है ना सभी को? चलिए देखते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा वैद्युत ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। वैद्युत ऊर्जा या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखिए वैद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, जैसे कोई बैटरी है, कोई सरल परिपथ है, उसको अपन किसी बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो सरल परिपथ में जो भी डिवाइस आप कनेक्ट करोगे वो किसी न किसी ऊर्जा को अपने साथ लेगा, जबकि केमिकल एनर्जी को लेगा, तब वो जब उसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, आपको लाइट देगा या पंखा चलाएगा, हीटर चलाएगा, जो भी डिवाइसेस हैं उसको रन करेगा। दैट वहां पर आपको क्या मिला, आप किस पर डिपेंडेंट हुए कि जो भी करंट, जो भी आवेश एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, उसको आपने, उसकी गणना आप यहां कर रहे हो। यानी आप वैद्युत ऊर्जा में कार्य की गणना कर रहे हो कि कितना कार्य हुआ, कार्य की गणना कर रहे हैं ना। तो कार्य है क्या, V इंटू क्यू के बराबर। कार्य क्या होता है, V इंटू क्यू के बराबर, कि कितना विभव चेंज हुआ किसी भी धारा आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में। आपको पता है कि आवेश क्या होता है, Q होता है I इंटू टी के बराबर। Q क्या होता है, I गुणे टी के बराबर। तो वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया VIT। V क्या होता है, ओम्स लॉ के अनुसार V होता है IR के बराबर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया W इक्वल्स टू I²RT। कैसे, V इक्वल्स टू IR। दूसरा, इसी फॉर्मूले को आप दोबारा बदल सकते हो। आपको पता है कि I को, I क्या, R को आप लिखते हो V
देखो यहां से V अपॉन आई रख सकते हो, R बराबर क्या हो गया V अपॉन आई, तो ये फॉर्मूला बन गया R इक्वल्स टू V अपॉन आई। फॉर्मूला तो ये बन गया, इससे कोई फायदा नहीं मिला हमें। अपन यहां से I की वैल्यू रख दें V बाई आर, यहाँ देखो क्या मिल जाएगा V स्क्वायर आर टी बाई आर स्क्वायर, क्या हो गया V स्क्वायर टी बाई आर। कॉग्डन का फॉर्मूला बन गया V स्क्वायर टी बाई आर। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इतने फॉर्मूले आपको मिले, इन सब का मात्रक क्या होगा, इन सब का मात्रक होगा जूल। जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा उस तरीके से आप करोगे। अगर आपको इसी क्वेश्चन को पूछ ले कि वर्क डन बताइए कैलोरी में, अगर कैलोरी में वर्क डन के बारे में जानकारी जुटाए तो आप क्या करोगे, इसको 4.2 से डिवाइड करोगे तो वर्क डन आ जाएगा P इंटू क्यू बाई 4.2 कैलोरी। ये जो कार्य आप कर रहे हो यही आपका इलेक्ट्रिक ऊर्जा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद्युत ऊर्जा है। क्लियर है? अगला है वैद्युत शक्ति या फिर इलेक्ट्रिक पावर। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर या फिर वैद्युत शक्ति। देखो जब अपन ऊर्जा क्षय की दर की बात करें कि ऊर्जा जो आपकी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस दर से खत्म हो रही है, उसे बोलते हो इलेक्ट्रिक पावर, ऊर्जा क्षय की दर, यानी P इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई टी। डब्ल्यू की वैल्यूज आपने अभी अभी निकाली, क्या होती है V इंटू क्यू, क्या निकाला V इंटू क्यू, तो आपका फॉर्मूला बन गया पी क्यू बाई टी। क्लियर? या फिर आपने निकाला Q इक्वल्स टू आई टी, तो फॉर्मूला बन गया V इंटू आई इंटू टी बाई टी, तो पावर हो गया वी आई के इक्वल। पावर किसके इक्वल हो गया, वी आई के बराबर हो गया। ठीक है, V इंटू आई के बराबर हो गया। तो यहां से आप फॉर्मूले निकाल सकते हो, पावर इक्वल्स टू, आपको पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है, V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो पुट कर दीजिए, फॉर्मूला बन गया आई स्क्वायर आर। आपको पता है ना V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, पुट कर दिया। दूसरा इसी फॉर्मेट में जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा आप कर लोगे। अब बात आती है पावर या वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है वॉट, इसका मात्रक होता है वॉट। क्लियर है? चलिए कुछ प्रश्न हम लोग करेंगे, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसी बेसिस पे हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे आपके पास एक प्रश्न आया, आपके पास एक प्रश्न है, व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रश्न है आपके पास। ठीक है, आपके पास तीन रेजिस्टेंस गिवन है, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम। ये एस है, ये 20 वोल्ट देता रखा है। प्रश्न में कहता है
अगर ये स्टैंडर्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है जिसमें गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं हो रही है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट पास नहीं हो रही है, तो अननोन रेजिस्टेंस बताइए। क्या पूछा? अननोन रेजिस्टेंस बताइए। तो ये सिंपल कैसा है? व्हीट स्टोन ब्रिज है। आपको पता है कि जो फॉर्मूला होता है P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई एस, ये फॉर्मूला पढ़ा था। तो P बाई क्यू, देखिए ये होता है P बाई क्यू यानी 10 बाय एस इक्वल्स टू R बाई एस यानी 15/20। यहां से आप S की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 10 इंटू 20/15 यानी कि 200/15। आपको बेटा ये नहीं याद रट्टा मारना है कि S यही होगा, आपको ये याद रखना है, ये समझना है कि एक सर्किट में जो रेजिस्टेंसेज आ रहे हैं उनका रेशियो है, यानी कि यहां पर प्रश्न में इन दोनों का रेशियो बटे इन दोनों का रेशियो होता है। क्योंकि यहां से देखो ये करंट जा रही है I और ये करंट जा रही है I2। ठीक है, तो क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे। क्लियर है? इसी तरीके से आपका विद्युत धारा चैप्टर समाप्त होता है, विद्युत धारा समाप्त होता है। चलिए अगले चैप्टर में हम लोग मिलते हैं।